बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग थ्योरी में एक न्यू थ्योरी जो कि है सिस्टर कैलेस्टर राय और द राय एडाप्टेशन मॉडल। ओके, इस थ्योरी में बेसिकली हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है ना एनवायरनमेंट ह्यूमन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और किस तरह जो है ना एक एनवायरमेंटल स्टिमुलाई ह्यूमन सिस्टम में एडाप्टेशन लेके आते हैं, या ह्यूमन सिस्टम और एनवायरनमेंट के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। तो ये हम इन डिटेल इसी थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले द राय एडाप्टेशन मॉडल फोकसेस ऑन द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ पोर एडाप्टिव सिस्टम। राय एडाप्टेशन ने या राय ने पोर एडाप्टिव सिस्टम की बात की थी। अब वो पोर एडाप्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं, तो वो ये 4 एडाप्टिव सिस्टम है। इसमें जो है ना फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर जो है ना सेल्फ कंसेप्ट, और फिर रूल फंक्शन और इंटरडिपेंडेंस। ये ह्यूमन सिस्टम में पोर एडाप्टिव सिस्टम होते हैं। जब भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आते हैं तो वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है ना इन 4 सिस्टम में से किसी एक को टारगेट करते हैं, और फिर इन 4 सिस्टम में से कोई एक जो है ना वो एडाप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई इंजरी हो गया है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है इंजरी, तो इंजरी ने जो है ना ह्यूमन सिस्टम की फिजियोलॉजिकल नीड्स को अफेक्ट किया। अब इस फिजियोलॉजिकल नीड वाला ये जो सिस्टम है तो ये अपने आप को एडाप्ट करेगा विद द एनवायरनमेंट। या तो आप जो है ना आपने इनको जो है ना मेडिकेशन देनी है या कोई और नर्सिंग इंटरवेंशन वगैरह करनी है ताकि ये वाला सिस्टम जो है ना ये एडाप्ट हो जाए जो बाहर का नॉर्मल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट जिस तरह चाहे तो वो ये सिस्टम जो है ना उसी की तरह अपने आप को एडाप्ट करते हैं। ओके, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? आपकी बॉडी इमेज होता है, आपका अपने बारे में जो बिलीफ होता है, या रूल फंक्शन है सोसाइटी में आपकी जो एक्टिविटीज होते हैं तो वो रूल फंक्शन, या इंटरडिपेंडेंस है, किस तरह जो है ना आप डिपेंडेंट हो अपनी, या आपका रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ या बाहर एनवायरनमेंट के साथ। ओके, तो ये क्या होता है? ये 4 एडाप्टिव सिस्टम, और इन 4 एडाप्टिव सिस्टम को हम लास्ट में जो है ना इन डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये समझनी है कि कौन कौन से एडाप्टिव सिस्टम थे। अब ये बात आप समझिए कि राय एडाप्टेशन मॉडल में जो कोर कंसेप्ट थे, इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में मेनली जिक्र किया था। एक इन्होंने पर्सन के बारे में, दूसरा नर्सिंग, और तीसरा जो है ना हेल्थ, और चौथा एनवायरनमेंट। अब पर्सन को इन्होंने कहा था कि पर्सन जो है ना ये एक सिस्टम है, और कौन सा सिस्टम है? ये एडाप्टिव सिस्टम है। राय ने क्या कहा था कि पर्सन जो है ना ये एक एडाप्टिव सिस्टम है, और जब भी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इन्होंने कहा कि ये एक स्टिमुलस क्रिएट करता है, ये एक स्टिमुलाई है इंसान के लिए। जब भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आता है, पर्सन को टारगेट करता है, तो ये पर्सन अपने आप को एडाप्ट करते हैं विद द एनवायरनमेंट। तीसरा इन्होंने कहा कि हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ, जब ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पर्सन को या एडाप्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और ये एडाप्टिव सिस्टम अपने आप को एडाप्ट करते हैं विद द एनवायरनमेंट, तो एंड रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? हेल्थ प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है ना ये आउटकम होता है एडाप्टिव सिस्टम का। ओके, नर्सिंग, फिर इन्होंने कहा कि नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग ये जो प्रोसेस होता है, ये इस प्रोसेस को प्रमोट कौन करता है? ये जो एडाप्टेशन होता है। तो ये एडाप्टेशन और एडाप्टेशन की इनमें ये जो हेल्थ आउटकम आता है, तो ये आउटकम कौन प्रोड्यूस करता है? ये एडाप्टिव सिस्टम कौन जो है ना ये चलाता है? तो ये काम होता है नर्सिंग का, कि नर्सिंग जो है ना वो प्रमोट करेगा इन एडाप्टिव सिस्टम को। तो ये कोर कंसेप्ट है राय एडाप्टेशन मॉडल की। अब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें। लाइक मेनी of the models theories in this unit, the deductive theory, it is a deductive theory based on nursing practice। ये जो राय एडाप्टेशन मॉडल है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था अवर थ्योरीज के बारे में कि कौन से जो है ना डिडक्टिव इंडक्टिव। ये जो मॉडल है ये डिडक्टिव मॉडल है। डिडक्टिव क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज को स्टडी किया है और उन थ्योरीज से इन्होंने जो है ना अपना थ्योरी वो ओरिजिनेट किया है। तो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन द अदर थ्योरीज है। ब्रॉडर थ्योरीज को इन्होंने स्टडी किया और एक न्यू थ्योरी जो है ना इन्होंने उससे वो ओरिजिनेट किया। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि इन्होंने जनरल टू स्पेसिफिक गई है। तो ये क्या है? ये डिडक्टिव थ्योरी है या डिडक्टिव अप्रोच है। फिर द राय एडाप्टेशन मॉडल गाइड्स द नर्स हु इज इंटरेस्टेड in physiologic adaptation as well as the nurse who is interested in psychosocial adaptation। अब इन्होंने जो है ना
दो किस्म के बेसिक जो इनका वर्क था, तो वो टू टाइप्स का था। एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, दूसरा साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल जो बॉडी की फिजिक के हवाले से जो होते हैं, साइकोलॉजिकल जैसे कि सेल्फ कंसेप्चुअल फंक्शनिंग या इंटरडिपेंडेंसी, ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना, साइकोलॉजिकल साइको सोशल एडाप्टेशन। तो ये दो कंसेप्ट जो है ना बेसिकली इन्होंने यूज की थी। तो हर तो वो नर्स जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में इंटरेस्टेड हो, या वो नर्स जो साइको सोशल एडाप्टेशन में इंटरेस्टेड हो, तो दोनों को जो है ना ये थ्योरी गाइड करता है। ओके, अच्छा, अब बैकग्राउंड ऑफ थ्योरीज क्या है, तो ये सिंपल है, इसमें जो है ना कुछ इतना नहीं, ये आप खुद देखिए कि क्या बैकग्राउंड है। हमने जो है ना जाना है फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल। फिलोसफिकल अंडरपिनिंग का मतलब ये है कि फिलोसफी के लिए इन्होंने जो है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी थ्योरी में जो है ना वो शामिल की थी, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने जो है ना दूसरी थ्योरी से लेके अपनी थ्योरीज के थ्रू जो है ना इन्होंने ओरिजिनेट की थी, तो वो इनके अपने अंडरपिनिंग्स होते हैं। अब वो अंडरपिनिंग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, जॉनसन नर्सिंग मॉडल वाज द इम्पीटियस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल। सबसे पहले क्या है कि जॉनसन का जो नर्सिंग मॉडल है, तो वो क्या है, वो इसके लिए एक इम्पीटियस है, एक ओरिजिनेटर फॉर द राय एडाप्टेशन मॉडल जो है ना वो कौन सा है, वो जोहानसन है। जोहानसन का जो मॉडल है वो क्या है, एडाप्टेशन, एडाप्टेशन इज अ कोर ह्यूमन प्रोसेस। जोहानसन ने क्या कहा था कि एडाप्टेशन जो है ना ये एक कोर ह्यूमन प्रोसेस है, एडाप्टेशन के थ्रू ही ह्यूमन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये जोहानसन, और जो बेसिक ओरिजिनेटर था इस थ्योरी का वो भी जोहानसन मॉडल था। इसके साथ साथ और भी थ्योरी थी, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो कौन सी थ्योरी से इन्होंने ज्यादा अंडरपिनिंग ली थी, वो जोहानसन मॉडल से ली थी। दूसरा इनका जो था ना, राय आल्सो इनकॉर्पोरेटेड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हेल्सन एडाप्टेशन थ्योरी। हेल्सन एडाप्टेशन थ्योरी से भी इन्होंने हेल्प ली थी। और हेल्सन एडाप्टेशन थ्योरी में क्या था कि उसमें जो है ना एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द नीड फॉर एडाप्टेशन, इन्होंने जो है ना एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और एडाप्टेशन की जिक्र किया था, दोनों को कंबाइन करके। तो हेल्सन ने जो है ना, हेल्सन एडाप्टेशन थ्योरी से इन्होंने कौन सा अपना इजम्पशन ली थी कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और एडाप्टेशन के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये बात जो है ना, ये कंसेप्ट, ये इजम्पशन इन्होंने ली थी हेल्सन एडाप्टेशन थ्योरी से। तीसरा इन्होंने यूज किया था बर्टिलन, बर्टिलन फेज सिस्टम मॉडल। इस थ्योरी में जो है ना ये मॉडल क्या होता है, कहता है कि पीपल एज होलिस्टिक बीइंग विद इंटर रिलेटेड एडाप्टिव सिस्टम। ये थ्योरी जो है ना ये होलिस्टिक बीइंग थ्योरी, ह्यूमन बीइंग को एज अ होलिस्टिक बीइंग समझते हैं। और फिर जो है ना एडाप्टिव सिस्टम, तो एडाप्टिव सिस्टम और पर्सन के दरमियान जो है ना क्या लिंकेज होता है। तो ये इन्होंने जो है ना ये जो एजम्पशन इन्होंने ली थी, तो वो बर्टिलन फेज सिस्टम मॉडल से जो है ना इन्होंने ली थी। फिर जो है ना रिपोर्ट सिस्टम डिफिनीशन से रिपोर्ट्स, इनसे जो है ना इन्होंने क्या लिया था, ये जो एजम्पशन इन्होंने ली थी, डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग और इंडिविजुअल के दरमियान ये जो डायनामिक रिलेशनशिप होते हैं ये कैसे होते हैं। तो ये जो एजम्पशन थी ये इन्होंने रेपोफोर्ट सिस्टम डिफिनीशन से ली थी। अब ये जो एजम्पशन हम इधर बता रहे हैं ना, तो ये एजम्पशन इधर हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ये जो मेजर एजम्पशन है इधर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये इन्होंने जो थ्योरी से एजम्पशन ली थी, तो वो एजम्पशन कौन कौन सी थी और किस टाइप की थी। सिर्फ आप इधर ये समझिए कि किस थ्योरी ने कितना कंट्रीब्यूशन इस राय एडाप्टेशन मॉडल में किया था। फिर स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन थ्योरी आप डोहरेरेंड एंड सैली, इनसे जो है ना इन्होंने कौन सा लिया था कि इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द यूज ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर एडाप्टेशन। अब जो कोपिंग मैकेनिज्म आप एडाप्टेशन के वक्त यूज करते हो, तो वो कौन कौन से कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह आप यूज करते हो। तो ये जो एजम्पशन थे ये इन्होंने स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन थ्योरी ऑफ द हरेंडर एंड सैली से इन्होंने ली थी। एंड द कोपिंग मॉडल्स ऑफ लेजारस, इनसे भी इन्होंने हेल्प किया था, और इसमें मेनली पोस्टिंग अ पर्सन एडाप्टिव एबिलिटीज, कि एडाप्टिव एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन जो है ना वो किस तरह पोस्टर आउट होते हैं। तो ये इन्होंने ये एजम्पशन ले ली थी कोपिंग मॉडल ऑफ द लेजार्स। ओके, तो ये सैंपल जो है ना ये सैंपल एक डिफिनीशन है कि कौन सी थ्योरी जो है ना कितना प्रमोट कंट्रीब्यूट करता है, या कौन सी थ्योरी की क्या एजम्पशन जो है ना वो शामिल की गई है राय एडाप्टेशन मॉडल में। अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि वो एजम्पशन जो है ना वो कौन कौन सी एजम्पशन थी। तो मेजर एजम्पशंस ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल जो है ना, एजम्पशन, कंसेप्ट, रिलेशनशिप,
इनके बारे में मैंने पहले वाली थ्योरी में डिफरेंस दिया था कि इजम्पशन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंसेप्ट जो फ्रेमवर्क आप फिर उन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो फ्रेमवर्क बनते हैं तो वो होते हैं। अब एजम्पशन, इसकी कोर एजम्पशन जो है ना वो किया थी राय एडेप्टेशन मॉडल की। अच्छा, तो इन राय एडेप्टेशन मॉडल assumptions आर स्पेसिफाइड एज फिलोसफिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। अब इन्होंने जो है तीन टाइप्स ऑफ assumption के बारे में इन्होंने बात की थी, एक जो है ना फिलोसफिकल, साइंटिफिक, कल्चरल, थ्री टाइप्स। अब वन बाय वन जो है ना हम फिलोसफिकल assumption कौन सी थी, साइंटिफिक assumption इनकी कौन कौन सी थी, और फिर कल्चरल assumption इसकी कौन कौन सी थी। सबसे पहली जो assumption इनकी थी वो थी फिलोसफिकल assumption, पर्सन हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एंड गॉड। अब ये क्लासिकल है, मीन की साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं होती। इन्होंने कहा कि पर्सन का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसके साथ, दुनिया के साथ और गॉड के साथ। अब ये हम डिटेल में ये ओमेगा पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड, गॉड और पर्सन के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। इसका मेन मतलब ये कि इंसान जो है ना ये एनवायरनमेंट पे इंटरडिपेंडेंट होता है, साथ में जो है ना ये गॉड पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये जो है ये एनवायरनमेंट फिर जो है ना क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंसान को या पर्सन को, और इसमें जो है ना एडाप्टेशन आते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है ना वो आके इंसान को या पर्सन की पूर एडाप्टिव सिस्टम को जो है ना वो हेड करते हैं, और इसमें कोई एक एडाप्टिव सिस्टम में फिर चेंजेस आते हैं, एडाप्टेशन होते हैं। फिर ह्यूमन मीनिंग एज रूटेड एंड ओमेगा पॉइंट कन्वर्जेंस ऑफ द यूनिवर्स। अब ये ओमेगा पॉइंट कन्वर्जेंस या ओमेगा पॉइंट थ्योरी जो है ना ये एक अलग थ्योरी है। ओमेगा पॉइंट ये एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो थ्योरिस्ट था, इन्होंने ये बात की थी कि ओमेगा पॉइंट क्या होता है। इन्होंने कहा था कि ओमेगा पॉइंट ये जो इंसान रहते हैं तो ये एक अल्टीमेट स्टेट ऑफ द यूनिवर्स होता है। ओमेगा पॉइंट क्या होता है, यूनिवर्स का जो अल्टीमेट कम्प्लेक्स स्टेट होता है। अब इन्होंने कहा था, ये थ्योरिस्ट था, कि ओमेगा पॉइंट जैसा कि बिग बैंग का थ्योरी है। बिग बैंग क्या था कि ये यूनिवर्स जो है ना पहले एक गोला शेप था, और फिर इस ये जो है ना ये बर्स्ट हो गया, और इसमें जो है ना डिफरेंट फोर्सेस जो है ना वो ओरिजिनेट हो गई, और ये यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपेंड हो गया। तो इस तरह ओमेगा पॉइंट कहते हैं कि एट द इन स्टेज पे या अल्टीमेट स्टेज पे ये यूनिवर्स जो है ना ये दोबारा कोलैप्स हो जाएगा। ये दोबारा जो है ना ये यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, और ये जो फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस है, तो ये एक फोर्स बन जाएगा, और इससे इधर जो है ना वो इशारा करते हैं टुवर्ड द गॉड कि ये सारे फोर्सेस जो है ना ये किसके हाथ में होंगे, ये गॉड के, ये एक ही गॉड के हाथ में होगी। ये फोर्सेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं तो वो जो है ना वो ओरिजिनेशन पॉइंट इसका क्या होगा, गॉड होगा। ओके, तो इधर जो है ना गॉड की एग्जिस्टेंस का इन्होंने भी वो प्रूफ दिया था अपनी थ्योरी की बेस पे। तो ये ओमेगा पॉइंट क्या होता है, इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स जो है ना ये रफ्ता रफ्ता से जो है ना ये क्या ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। जैसे कि इंसान होता है तो इंसान अभी क्या करते हैं, ये अपने आप को अवेयर करते हैं, अपने आप को कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाते हैं, और अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टुवर्ड एनवायरनमेंट। अब ये कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने आप को अवेयर करते हैं, और अवेयरनेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन आते हैं इन्वायरमेंट में या इस कायनात में। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इतना कम्प्लेक्स बन जाता है, साथ में ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी इसको हम कहते हैं ना। जैसे कि पहले पहले ज़माने में क्या होता था, कोई लैपटॉप नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई और इस तरह के पेन वगैरह जो है ना ये चीज़ें नहीं होती थी। अब ये चीज़ें आ गई, इन्होंने जो है ना यूनिवर्स को यूनिफाई कर दिया, यूनिफाई कर दिया। तो इस तरह कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता यूनिफिकेशन की तरफ जाता है, एक ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, और एट द इन स्टेज पे अल्टीमेटली जो है ना ये एक ओमेगा पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट जो है ना ये बन जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और इसकी सारी फोर्सेस जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो इन्होंने कहा कि ये जो इंसान है, इंसान की मीन कि इंसान का जो पर्पस है वो किस चीज में है, वो ओमेगा पॉइंट में है। इंसान अब ये जो कुछ भी कर रहा है तो इसका पर्पस मेन ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना वो जाऊं। तो ये जो है ना इंसान का मीनिंग या पर्पस है। ओमेगा पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ फ्यूचर स्टेट where the universe reaches its peak in both complexity and unification। तो ये क्या है, ये एक फ्यूचर स्टेट है जहाँ पे जो है ना यूनिवर्स अपने आप को कहाँ लेके जाएगा, बहुत कम्प्लेक्सिटी में, कम्प्लेक्स भी हो जाएगा और यूनिफाई भी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन प्ले अ क्रूशियल रोल ह्यूमन प्ले अ क्रूशियल रोल
एंड डिराइविंग दिस कन्वर्जेंस थ्रू। अब ये कन्वर्जेंस में ह्यूमन जो है ना अपना अहम इम्पॉर्टेंट रूल, ये थ्योरी जो है ना, इस थ्योरी में आपने ये पॉइंट जरूर लाजमी याद करना है, क्योंकि बाद में ये सारा थ्योरी जो है ना इसी चीज पे फोकस करते हैं, इसी वजह से हम थोड़ा सा इन डिटेल में बताते हैं। ओके, तो अब ह्यूमन जो है ना इस कन्वर्जेंस में या ये इस यूनिफिकेशन में ह्यूमन किस तरह अपना रोल प्ले करता है, तो ये जो है ना थ्रू कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ जो है ना कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज जो है ना वो अपने आप में लेके आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की वजह से, मोबाइल की वजह से कितना यूनिफिकेशन जो है ना वो यूनिवर्स में आ गया है। जिस तरह की ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन वगैरह में कितना यूनिफिकेशन जो है ना वो यूनिवर्स में आ गया है, और कितना कम्प्लेक्सिटी साथ में जो है ना वो आ गया है। ओके, तो दोनों साथ में यूनिफिकेशन भी आता है और कम्प्लेक्सिटी भी, और इंसान का इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नॉलेज को और भी एडवांस करते हैं, और वो यूनिवर्स को यूनिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन का जो मेन पर्पस है वो रूटेड है इसी ओमेगा पॉइंट की तरफ लेके जाने में। अब गॉड इज अल्टीमेटली रिवील्ड इन द डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएशन। अब इन्होंने ये बात की कि गॉड जो है ना वो जो सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, तो वो जो यूनिवर्स की डाइवर्सिटी है, क्रिएशन है, डाइवर्स क्रिएशन है, तो इसमें वो क्या है, वो रिवील होता है। जब आप एक एक डाइवर्सिटी की तरफ आप देखते हो, एक एक क्रिएशन की तरफ आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि कितना जो है ना इसमें एक जरूर एक सुपर नेचुरल फोर्स है। ओके, अच्छा, फिर दिस माइट, अब ये पॉइंट जो है ना क्या करता है राय एडाप्टेशन के थ्रू, कि दिस माइट कनेक्ट टू एप्रिशिएटिंग द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ सपोर्टिंग फॉर एडाप्टेशन। तो इस पॉइंट से ये पता चलता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट क्या है, इसमें एक अल्टीमेट एक एक फोर्स है, एक सुपर नेचुरल फोर्स है, जो इस यूनिवर्स को, इन एनवायरनमेंट को जो है ना क्या करते हैं, वो चलाते हैं। और ये यूनिवर्स जो है ना फिर क्या क्या होते हैं, ये एडाप्टेशन की तरफ जो है ना लेके जाते हैं इसी इंसान को, कि इस यूनिवर्स में जो है ना इस एनवायरनमेंट में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्यों लेके आते हैं, वो अपने आप को उस कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाने में जो है ना वो लगी हुई होते हैं, और इंसान जो है ना इसी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। पर्सन आर ह्यूमन क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ अवेयरनेस, एनलाइटमेंट एंड फेथ। अब पर्सन क्या है इसमें, पर्सन जो है ना ह्यूमन क्रिएटिव एबिलिटीज, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज करते हैं, उसमें जो है ना अवेयरनेस, एनलाइटमेंट और पैथ है। अवेयरनेस क्या है, अपने आप को कॉन्शियस करना, अपने आप को अवेयर करना, एनलाइटमेंट नॉलेज लेके आना अपने आप में, और पैथ, पैथ एंड गार्ड जो है ना वो क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को क्या करते हैं, एडाप्टेशन में हेल्प करते हैं। दीज क्वालिटीज आर सीन एज अ सेंट्रल टू ह्यूमन एडाप्टेशन। ये जो क्वालिटीज हैं, जब आप नॉलेज गेन करते हो तो आप क्या करते हो, नॉलेज गेन करने से जो है ना आप अपने पर्पस को समझते हो, और आपका पर्पस क्या है कि आप ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओ, आप यूनिवर्स को यूनिफाई करो। ओके, तो ये यूनिफिकेशन, तो आप अपने आप को जो है ना फिर अडॉप्ट करोगे किस चीज़ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसके साथ आप अपने आप को अडॉप्ट करोगे। तो पर्सन की ये जो एबिलिटीज है, क्रिएटिव एबिलिटीज, तो वो यूज करते हैं किस चीज में, ह्यूमन एडॉप्टेशन में। ओके, पर्सन आर अकाउंटेबल फॉर सस्टेनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्स। और पर्सन जो है ना अपने आप को यूनिवर्स की तरफ जो है ना क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं यूनिवर्स के साथ, अपने आप को, जो यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने आप को जो है ना वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। दिस माइट कनेक्ट द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस वेयर एज अ पर्सन वेल बींग इज लिंक्ड टू द वेल बींग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट है, जहाँ भी जो है ना जब एनवायरनमेंट वेल बींग अपना चाहता है, तो पर्सन भी अपने आप को अडॉप्ट करेगा उसी एनवायरनमेंट। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना ये सेम है। सेम किस तरह है कि गॉड जो है ना वो क्रिएशन करते हैं, गॉड जो है ना वो रिवील्ड होते हैं क्रिएशन में, और वही क्रिएटिव एबिलिटी जो है ना इंसान यूज करते हैं, और उसी क्रिएटिव एबिलिटीज के थ्रू जो है ना जो यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो उसी के साथ इंसान अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये था फिलॉसफिकल एजम्पशन जो टेस्टेबल नहीं होती। अब साइंटिफिक एजम्पशन इसमें कौन सी है, साइंटिफिक एजम्पशन जो एक्सपेरिमेंटली जो है ना प्रूव्ड होते हैं। ओके, साइंटिफिक एजम्पशन सिस्टम ऑफ मैटर एंड एनर्जी और progress to higher levels of complex self organization।
तो ये कहते हैं कि मैटर और एनर्जी जो है ना ये रफ्ता रफ्ता अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। दिस कुड रिलेट द आइडिया दिस कुड रिलेट द आइडिया that a person adaptation is a complex interplay of various factors। तो अब ये जो आइडिया है ये क्या कहता है कि इंसान जो है ना ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ जो है ना ये इंसान के एनर्जी और मैटर जो है ना एनर्जी और मैटर ये प्रोग्रेस करते हैं और ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल क्या है कि अपने आप को कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना जैसे कि मैंने ऊपर बताया उसी की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि द पर्सन एडाप्टेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर। ये जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एडाप्टेशन आते हैं तो ये ह्यूमन एडाप्टेशन यानी वेरियस फैक्टर से जो है ना ये जुड़े हुए होते हैं। ओके, अच्छा, कॉन्शियसनेस एंड मीनिंग आर कंस्टिट्यूट पर्सन एंड एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन। अब कॉन्शियसनेस और मीनिंग जो है ना ये क्या करते हैं, ये पर्सन और एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन करते हैं। पर्सन एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन इस तरह कि पर्सन और एनवायरनमेंट जो है ना पर्सन जो है ना अपने आप को जो एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं यूनिफिकेशन आते हैं तो उसी के साथ पर्सन भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये कि पर्सन और एनवायरनमेंट जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे में अपने आप को क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा ऊपर जो हमने ओमेगा पॉइंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तो वही की कंसेप्ट जो है इधर भी है। द मोर वी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नॉलेज, द मोर वी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नॉलेज and understanding and connection, the more meaningful our lives become। जितना जो है ना हम क्या करते हैं, जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं नॉलेज की तरफ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ और कनेक्शन की तरफ, तो इतना जो है ना हमारी लाइफ जो है ना वो क्या करते हैं, वो मीनिंगफुल बन जाते हैं। सिंपल मतलब ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किया कि जितना हम नॉलेज गेन करते हैं, जितना हम अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, जितना हम कनेक्शन रखते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उतना जो है ना हमारा लाइफ पर्पसफुल बन जाता है। और पर्पसफुल हमने कहा कि क्या होता है कि हम जो है ना हमारा पर्पस क्या है कि हम एनवायरनमेंट को एक ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना वो लेके जाए। अच्छा, दिस कुड बी लिंक टू हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस देयर एडाप्टिव रिस्पांस। तो अब ये जो है ना ये चीज क्या करते हैं, ये जो है ना हमें लिंक करते हैं कि किस तरह पर्सन की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एडाप्टिव रिस्पांस की तरफ इंसान को लेके जाता है। जब भी आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, एक्नॉलेज करते हो अपने आप को, आप में नॉलेज आता है तो आप जो है ना अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। सेल्फ एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज रूटेड इन थिंकिंग एंड फीलिंग। अब ये जो है ना नीचे दोबारा वही की कहानी शुरू होती है कि सेल्फ और एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस होते हैं तो ये किस चीज से आते हैं, ये आता है थिंकिंग और फीलिंग से। आप थिंकिंग करते हो, आप फीलिंग्स जो है ना आप अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो बरकरार रखते हो तो आप में अवेयरनेस आता है, अपनी बारे में भी अवेयरनेस आता है और एनवायरनमेंट के बारे में भी अवेयरनेस आता है। फिर क्या होता है, ह्यूमन डिसीजन अकाउंट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्रिएटिव प्रोसेसेस। तो अब ये जो क्रिएटिव प्रोसेसेस होते हैं ना, ये क्रिएटिव प्रोसेसेस के साथ जो है ना इंसान ये ह्यूमन डिसीजन के थ्रू होते हैं। ह्यूमन डिसीजन अकाउंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्रिएटिव प्रोसेसेस, ये जितने भी क्रिएटिव प्रोसेसेस होते हैं तो ये इंटीग्रेट कौन करता है, ये ह्यूमन डिसीजन जो है ना इसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। ओके, अभी इसका हम खुलासा जो है ना वो बताएंगे। थिंकिंग एंड फीलिंग एंड मीडिएट आर थिंकिंग एंड फीलिंग मीडिएट ह्यूमन एक्शन। अब ये जो थिंकिंग और फीलिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है ना ह्यूमन एक्शन को बरकरार रखते हैं, इसको जो है ना ह्यूमन एक्शन को जो है ना वो ओरिजिनेट करते हैं, थिंकिंग और फीलिंग। सिस्टम रिलेशनशिप इंक्लूड, तो ये तीन कंसेप्ट जो है ना आप इधर से समझिए कि सबसे पहले जो है ना क्या होता है, आपकी थिंकिंग और फीलिंग आप में जो है ना अवेयरनेस लेके आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस आप में लेके आते हैं। अब उस थिंकिंग और फीलिंग के थ्रू जो है ना इंसान क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्या लेते हैं इंसान, इंसान जो है ना वो डिसीजन लेते हैं थिंकिंग और फीलिंग के थ्रू। और फिर जो है ना वही डिसीजंस आपको जो है ना मजबूर करते हैं ह्यूमन एक्शन पे। ओके, ह्यूमन एक्शन पे। तो सिंपल ये कि आपकी थिंकिंग और फीलिंग अल्टीमेटली ह्यूमन एक्शन क्या होता है कि वो अपने आप को जो है ना अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो पर्सन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस थ्रू आउट thoughtful choice and thoughtful choices impact their ability to adapt। तो पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी होते हैं ना
वही थिंकिंग एबिलिटी जो है ना इसको क्या करते हैं, वही थिंकिंग एबिलिटी जो है ना इसको अडॉप्ट करते हैं, इसकी एडाप्टेशन का जो एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, अब जो है ना इसके बाद सिस्टम रिलेशनशिप इंक्लूड एक्सेप्टेंस। सिस्टम रिलेशनशिप में क्या होता है, सिस्टम रिलेशनशिप में आते हैं एक्सेप्टेंस होता है, प्रोटेक्शन होता है और फोस्टरिंग इंटर डिपेंडेंस होता है। अब सिस्टम की जो रिलेशनशिप है, सिस्टम रिलेशनशिप मेनली एनवायरनमेंट और ह्यूमन या पर्सन के साथ जो दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं, तो इसमें आता है एक्सेप्टेंस कि आप चीज़ों को जो है ना क्या करो, एक्सेप्ट करो। और दूसरा आता है प्रोटेक्शन कि आप जो है ना अपने आप को, पर्सन को आप प्रोटेक्ट करो। और पोस्टिंग इंटरडिपेंडेंस, और आप इंटरडिपेंडेंस या इंटर रिलेशनशिप को पोस्टर करो, उसको जो है ना आप मजीद क्या करो, प्रोमोट करो। ओके, अब इनका भी जो है ना, इन तीनों का भी हम बाद में जो है ना खुलासा पढ़ते हैं। पर्सन एंड द अर्थ हैव कॉमन पैटर्न्स एंड इंटीग्रल रिलेशनशिप। अब पर्सन और अर्थ के दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान जो है ना कॉमन पैटर्न्स और इंटीग्रल रिलेशनशिप होते हैं। वो किस तरह अभी समझाएंगे हम। पर्सन एंड एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर क्रिएटेड इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और पर्सन और एनवायरनमेंट की जो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है ना वो क्रिएट होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिजल्ट एंड एडाप्टेशन। और एट द एंड में यही इंटीग्रेशन जो है ना वो एडाप्टेशन में जो है ना इसका रिजल्ट होता है। तो सिंपल ये कि सबसे पहले जो है ना एक्सेप्टेंस, प्रोटेक्शन और इंटरडिपेंडेंस ये आप प्रमोट करोगी। मतलब ये कि एनवायरनमेंट की तरफ से कोई स्टिमुलाई आ जाए तो आपने उसी स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और रिलेशनशिप को पोस्टर करना है। तो तभी जो है ना आप अपने आप को क्या करोगे, फिर जो है ना इसी के थ्रू आप में जो है ना क्या आएगा, आप में पर्सन और एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करोगे। और वो ट्रांसफॉर्म आप किस तरह करोगे, जब आप में जो है ना कॉन्शियसनेस जो है ना वो प्रमोट होगा। तो जब भी आप एक्सेप्टेंस, प्रोटेक्शन और पोस्टिंग के थ्रू कॉन्शियसनेस आप में आएगा, और वही कॉन्शियसनेस जो है ना आपको क्या करेगा, आपको एडाप्टेशन की तरफ लेके जाएगा। और एट द एंड में आप एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को क्या करोगी, एडाप्ट करोगी। इसका खुलासा यही है कि फीलिंग अ कनेक्शन टू नेचर माइट पोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट एडाप्टेशन। जब भी आप नेचर के साथ कनेक्शन का फीलिंग रखोगे कि मैं जो है ना नेचर के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, तो यही जो है ना आप में क्या करेगा, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एडाप्टेशन जो है ना आप में प्रमोट करेगा। अ पॉजिटिव चेंज इन एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में जो है ना एक पॉजिटिव चेंज आ गया। पॉजिटिव चेंज क्या है, क्लीनिंग एयर है, तो आप कुड लीड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, तो वो आपके हेल्थ आउटकम्स को जो है ना वो क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह जो है ना ये एनवायरनमेंट जो है ना क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ जो है ना इंसान अपना आप एडाप्ट करते हैं। तो आपका एडाप्टेशन क्या था कि आपकी हेल्थ जो है ना इम्प्रूवमेंट आ गई। ओके, तो ये साइंटिफिक इजम्पशन। साइंटिफिक इजम्पशन बेसिकली ये होता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है ना वो क्या लेके आते हैं इंसान में, एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है ना इंसान को अवेयर करते हैं, और इंसान जो है ना फिर अपने आप को अडॉप्ट करते हैं विद दीज चेंजेस। अच्छा, फिर इसकी कल्चरल एजम्पशन जो है ना वो कौन कौन सी थी। कल्चरल एजम्पशन इसकी ये थी सबसे पहले कि इसका ये था कि कल्चरल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हाउ राइट एडेप्टेशन मॉडल इज एक्सप्रेस। सबसे पहले जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसी से जो है ना ये कल्चरल मतलब ये कि सिंपल कल्चर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं राय एडेप्टेशन मॉडल को, कि किस तरह राय एडेप्टेशन मॉडल जो है ना इन्फ्लुएंस होगा। फॉर एग्जांपल एक कल्चर है और वो क्या है, वो कलेक्टिविस्ट कल्चर है। कलेक्टिविस्ट कल्चर ये मतलब ये कि उसके हर काम में जो है ना वो फैमिली वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर। तो अब यहाँ पे जो है ना हेल्थ डिसीजन मेकिंग है, हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग है, तो इसी हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग में फैमिली ने भी इन्वॉल्व होना है, क्योंकि क्योंकि कलेक्टिविस्ट कल्चर है। तो अब यहाँ पे राय एडाप्टेशन मॉडल किस तरह इफेक्ट होगा कि हाउ नर्सेस एम्प्लाइज राय एडाप्टेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो अब नर्स जो है ना किस तरह राय एडाप्टेशन मॉडल को जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि पहले जो है ना नर्सेस सिर्फ जो है ना पेशेंट के बारे में, पेशेंट और उसके बारे में जो है ना राय एडेप्टेशन मॉडल जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो है ना यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो फैमिली ये उस कल्चर का एक खासियत था कि वो हर एक चीज़ में फैमिली को इन्वॉल्व करता है। तो इसी वजह से
यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो अभी ये जो है ना इसने राय एडाप्टेशन मॉडल को क्या किया, अफेक्ट किया। अब नर्सेज जो है ना राय एडाप्टेशन मॉडल जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो फैमिली के साथ साथ जो है ना वही राय एडाप्टेशन मॉडल जो है ना इम्प्लीमेंट करेगा। अ कंसेप्ट सेंट्रल टू द कल्चरल में इम्प्लीमेंट द राय एडाप्टेशन मॉडल टू सम एक्सटेंट। अब कुछ कल्चर में जो है ना कुछ कंसेप्ट वो ऐसे होते हैं कि वो सेंट्रल होते हैं, वो कोर कंसेप्ट उस कल्चर में होते हैं। अब राय एडाप्टेशन मॉडल भी इसी वही कंसेप्ट जो है ना वो क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं ना कि स्पिरिचुअल कल्चरल माइट फोर्स टू इंक्लूड दैट बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड एडाप्टेशन प्रोसेस। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिलीव करते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप जब एडाप्टेशन प्रोसेस करते हो तो उसी एडाप्टेशन प्रोसेस में आपने पेड प्रैक्टिसेस को भी इन्वॉल्व करना है। मतलब ये कि पहले जो है ना एडाप्टेशन प्रोसेस में एक बंदा जो है ना वो बीमार है, आपने सिर्फ उसका फिजियोथेरापी करना है। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने या मेडिकेशन देनी है। अब यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि कल्चर वाले कहते हैं कि आपने पेड प्रैक्टिसेस नीम की उधर जो है ना उसके लिए दुआई करना, उसके लिए जो है ना ख़त्म कुरान वगैरह करना, तो ये प्रैक्टिसेस भी आपने जो है ना एडाप्टेशन प्रोसेस में फिर क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। ओके, तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल में लीड टू चेंजेस इन प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो है ना कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल may lead to changes in practice activities such as nursing assessment। अब कल्चरल एक्सप्रेशन जो है ना वो आपके नर्सिंग असेसमेंट को भी या आपके प्रैक्टिस एक्टिविटीज को भी जो है ना वो क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। जैसे कि नर्सिंग असेसमेंट है फॉर एग्जांपल, बहुत सी कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना जब भी आप असेसमेंट करते हो, असेसमेंट तो ड्यूरिंग असेसमेंट जो है ना वो पर्दे जैसे कि मेल फीमेल का असेसमेंट करते हैं ना, तो मेल फीमेल का फिर जो है ना पर्दे का बहुत ज़्यादा इधर कंसर्न आते हैं। तो फिर आपने जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़, फिर आपने अगर उधर एक्टिविटीज़ भी करनी है तो बहुत मोहतात अंदाज से, और आप जो है ना हर किस्म की असेसमेंट फिर उधर जो है ना वो नहीं कर सकती। तो ये कल्चरल एक्सप्रेशन जो है ना आपकी इसी नर्सिंग असेसमेंट को फिर अफेक्ट करते हैं। फिर आप अपनी जो प्रोसीजर होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको फिर आप क्या करोगे, उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो वही एडाप्टेशन जो है ना कि आपने फिर किस तरह एडाप्ट होना है उसी कल्चर के साथ। As right adaptation model involves within a culture, implication for nursing may differ from experience in the original culture। तो ये राय एडाप्टेशन की जो थ्योरीज है, इन्होंने जो एजम्पशन पेश किए है, तो वो इन्होंने जिस कल्चर में पेश किया है, तो ये लाजमी नहीं है कि इन्होंने जिस कल्चर के बारे में बात की है हर जगह पे जो है ना यही एजम्पशन उसी की तरह जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो, नहीं। ये जो एजम्पशंस है ये डिफर हो सकता है कल्चर टू कल्चर, ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। ये एजम्पशन सेम टू सेम कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, जो उसके ओरिजिनल कल्चर है, जहाँ पे जो है ना इन्होंने ये एजम्पशन जो है ना वो ओरिजिनेट किए, जिस कल्चर में ओरिजिनेट किए, तो उसी कल्चर में जो है ना ये सेम टू सेम वही की वही इम्प्लीमेंट होगा। बाकी भी जो कल्चर है वहाँ पे जो है ना ये एजम्पशन, इसके इम्प्लीकेशन जो है ना फिर क्या होगी, वो डिफर होगी। ओके, अच्छा, all elements of the model are part of the care of clients in groups। all elements of the model are part of the care of clients in groups। अब जितनी भी एलिमेंट्स थी इस मॉडल की, ये जो एजम्पशन जितनी भी हमने पढ़ी, तो ये सारे की सारी ऐसी नहीं है कि ये फालतू इधर उधर की एजम्पशन है, नहीं। ये सारी की सारी जब भी आप क्लाइंट्स की केयर करते हो या ग्रुप की केयर करते हो, तो उसमें ये हर एक एलिमेंट जो है ना वो कारआमद होते हैं। द नर्स undertakes a bi-level assessment to accurately define the problem and come to decision on the plan of care। अब नर्स ने क्या करना है, नर्स ने जो है ना बाई लेवल असेसमेंट करना है। बाई लेवल असेसमेंट के थ्रू जो है ना वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि इस पेशेंट के लिए जो है ना केयर प्लान या प्लान जो है ना केयर प्लान जो है ना वो किस तरह प्रमोट करना है, या कौन सी एडॉप्टेशन प्रोसेस जो है ना इसके लिए फिर बेस्ट है। तो बाई लेवल असेसमेंट करेंगे। बाई लेवल असेसमेंट किस चीज़ को कहते हैं, लेवल 1 असेसमेंट इसमें होगा। नर्स जो है ना 2 लेवल्स ऑफ असेसमेंट करेंगे। पहला लेवल ऑफ असेसमेंट द मूड असेसमेंट, इसको हम कहते हैं द मूड असेसमेंट। अब इस असेसमेंट में क्या होगा, this level of assessment focuses on assessing the person adaptation in each of the 4 adaptive modes of राय एडाप्टेशन मॉडल। अब ये जो असेसमेंट है, तो इस असेसमेंट में नर्स क्या करेगा, जो ऊपर हमने 4 मोड्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी ना, 4 एडाप्टिव सिस्टम हमने पढ़ी, वही एडाप्टिव सिस्टम बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वही 4 एडाप्टिव सिस्टम के बेस पे जो है ना ये क्या करेगा,
ये उसका जो है ना फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में जो है ना सबसे पहले असेसमेंट करेगा, फिर इसकी जो है ना सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, फिर रूल फंक्शनिंग के बारे में, और एट द एंड में जो लास्ट वाला इसका वो है एडाप्टिव सिस्टम है, तो उसी के बारे में ये क्या करेगा, ये जो है ना असेसमेंट करेगा, ये असेस करेंगे उन 4 एडाप्टिव सिस्टम को। लेवल 2 असेसमेंट में, जिसको हम कहते हैं फोकल स्टिमुलस असेसमेंट, इसमें क्या होगा, दिस लेवल ऑफ असेसमेंट, अब इस लेवल ऑफ असेसमेंट में क्या होगा, दिस लेवल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल that are creating a need for adaptation for the person। अब इस लेवल ऑफ असेसमेंट में जो है ना ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा कि ये जो एडाप्टिव सिस्टम, तो इधर इन्होंने पढ़ी ना लेवल 1 में, इन्होंने एडाप्टिव सिस्टम पढ़ी कि कौन से एडाप्टिव सिस्टम जो है ना वो अफेक्ट हुआ है। अब किस स्टिमुलाई के थ्रू हुआ है, तो वही स्टिमुलाई जो स्टडी करेगा, तो वो लेवल 2 असेसमेंट में, कि वो स्टिमुलाई आया इंटरनल था या एक्सटर्नल था, जिसके थ्रू जो है ना एडाप्टेशन की नीड जो है ना वो पेश आ गई। ओके, तो ये 2 बाई लेवल असेसमेंट जो है ना वो नर्स करेगा ड्यूरिंग फॉर क्रिएटिंग अ प्लान फॉर द एडाप्टेशन। अब द प्रोसेस in formulating the nurse plan as intricate and as prescriptive and subjective। अब जो ये प्लान प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्लान क्या होगा, वो प्लान सबसे पहले वो तो इंट्रिकेट होगा। इंट्रिकेट का मतलब ये कि इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स इन कंसिडरेशन। इन्होंने जो केयर प्लान प्रोड्यूस करना है बाई लेवल असेसमेंट के थ्रू, इन्होंने जो केयर प्लान, तो वो केयर प्लान जो है ना इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब ये कि इनमें मल्टीपल स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा, और साथ में जो है ना इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है ना इसमें शामिल किया होगा। ऐसा ना हो कि इनने सिर्फ कॉग्निटिव लेवल को जो है ना उनने फोकस किया, बाकी लेवल या एनवायरमेंटल लेवल को लिए हो, बाकी एस्पेक्ट इन्होंने इग्नोर किए हो, नहीं। मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल स्टेप्स और मल्टीपल कंसिडरेशन इसमें होगी। एंड इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, और अपने ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ये प्रिस्क्रिप्टिव होंगे। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब ये कि प्लान हैज क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होंगे। प्लान की क्या होगी, क्लियर और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जो है ना वो प्लान की होगी, इसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। तो आपका जो केयर प्लान है वो तो इंट्रिकेट भी होगा, मल्टीपल एस्पेक्ट को कवर करेगा, और दूसरा जो है ना वो प्रिस्क्रिप्टिव भी होगा, वो क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी इसके होंगे। ओके, तो ये थी मेजर एजम्पशंस ऑफ द राय एडाप्टेशन मॉडल। अब इसके मेजर कंसेप्ट कौन कौन सी थी, सिर्फ यही जो है ना ये डिफिकल्ट चीजें थी। ये राय एडाप्टेशन मॉडल जो है ना बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स थ्योरी है, तो इनको समझना भी बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या होता है, मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने थोड़ा इन डिटेल से इसको पढ़ा। अब यहाँ पे जो है ना मेजर कंसेप्ट वही की वही कहानियां हैं। अब इसमें